हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक गद्य सागर से हम जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजिब का अध्ययन करने जा रहे हैं आज। और पाजिब कहानी का अध्ययन करने से पूर्व हम जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय को ठीक से जान लें, पहचान लें। तो गद्य सागर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 42 पर आप आ जाइए। यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोड़ियागंज में 2 जनवरी 1905 में हुआ था। इनका आरंभिक नाम आनंदीलाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई। 1912 तक वे गुरुकुल में रहे, फिर बिजनौर आ गए। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1919 में पंजाब से दी और उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले आए। 1921 में शिक्षा अधूरी छोड़कर वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आ गए। 1921-23 में व्यापार में संलग्न रहे। फिर 1923 में नागपुर आकर राजनीतिक पत्रों में संवाददाता का कार्य किया। राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार भी हुए। इनके पश्चात जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता गए, लेकिन सफल नहीं हुए। तब लेखन कार्य आरंभ किया। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों में जैनेन्द्र का विशिष्ट स्थान है। उनके प्रथम औपन्यासिक कृति परख 1929 में प्रकाशित हुई। उनके उपन्यासों में मनोविश्लेषण का विशिष्ट आधार है, अतः वे मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कम से कम पात्रों से कथा सृष्टि करते हैं और उनके व्यक्ति गुण उभारते हैं। उनके कथानक में क्रांति और आतंक के तत्व होते हैं। उन पात्रों में अंदर ही अंदर विध्वंसक प्रवृत्ति विद्यमान होती है, लेकिन नारी के संपर्क में आकर उनका कोमल स्वभाव अभिव्यक्त होता है। उन्होंने स्त्री के विविध रूपों, प्रतिक्रियाओं एवं क्षमताओं का चित्रण किया, जैसे सुखदा, सुनीता और त्यागपत्र में नारी के मानसिक संघर्ष का चित्रण करने में सिद्धहस्त रहे। हिंदी जगत में जैनेन्द्र की प्रसिद्धि कहानीकार के रूप में भी है। इनकी पहली कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में छपी। इनकी कहानियाँ जैनेन्द्र की कहानियाँ नाम से 7 भागों में प्रकाशित हैं। शहीद और क्रांतिकारी कहानियाँ, बाल मनोविज्ञान और वात्सल्य की कहानियाँ, दार्शनिक और प्रतीकात्मक कहानियाँ, प्रेम और विवाह संबंधी कहानियाँ, प्रेम के विविध रूपों की कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, अन्य कहानियाँ। जैनेन्द्र की कहानियों में एक प्रकार की दार्शनिकता है। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का स्पष्ट प्रभाव उस पर दिखाई देता है। यद्यपि दर्शन के कारण कहानियों में कहीं कहीं बोझलता आ गई है, लेकिन मूल रूप से जैनेन्द्र की कहानियों में धर्म, शिक्षा, नीति, आदर्श की बातें हैं, जिसके लिए संस्कृत के आख्यान और आख्यायिका, पौराणिक कहानियों तथा कल्पना का सहारा लिया गया है। जैनेन्द्र की कहानियों में प्रतीक का आश्रय लेकर घटनाएं चित्रित है, जैसे नीलम देश की राजकन्या में राजकन्या आत्मा है और राजकुमार ब्रह्म का प्रतीक है। जैनेन्द्र व्यक्ति के महत्व को उसकी सारी विवशताओं और विसंगतियों के साथ स्वीकार करने वाले अनूठे कहानीकार हैं। इन्होंने मनोविश्लेषण का सहारा लिया। यही कारण है कि इनकी कहानियों में प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता है। वे व्यक्तिवादी अधिक हैं, समाजवादी कम, अध्यात्मवादी अधिक हैं, भौतिकवादी कम। कहानियों में उठाई गई समस्याएं स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है। स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा। कहा जाता है कि जैनेन्द्र ने सामान्य मानव का ही नहीं, असामान्य मानव का, सामान्य परिस्थिति का नहीं, असामान्य परिस्थिति का चित्रण किया। इन्होंने मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क की अतल गहराइयों और अपरिचित गलियों के चक्कर लगाए तथा विचारों और भावों में डूबे व्यक्ति को चित्रित किया। अतः इनके पात्र अंतर्मुखी, विशिष्ट और अंतर्द्वंद के कारण उलझे हुए प्रतीत होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जैनेन्द्र ने कहानी के नए शिल्प का सूत्रपात किया। फलस्वरूप इनके कथानक सूक्ष्म होते हैं। कहानियाँ चरित्र प्रधान होती है। भाषा में लक्षणा व्यंजना के प्रधानता है तथा शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। जैनेन्द्र की कहानी पाजिब को हम, इनका जो निधन हुआ 24 दिसंबर 1988 को, और जैनेन्द्र की कहानी पाजिब को हम इसके अगले भाग में प्रारंभ करते हैं।